ऑपरेशन जुबेदा साल 2017 में राजस्थान पुलिस की एंटी टेरर सेल यानी एटीएस की तरफ से चलाया गया एक स्पेशल ऑपरेशन था। मकसद था राज्य में चल रहे गैर कानूनी हथियारों के कारोबार और फर्जी गन लाइसेंस रैकेट का पर्दाफाश करना। एटीएस को खबर मिली थी कि कुछ लोग फर्जी नाम और दस्तावेज के आधार पर बंदूक के लाइसेंस बनवा रहे हैं और फिर कर रहे थे अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त। शुरुआती जांच पड़ताल के बाद राजस्थान पुलिस की एटीएस ने अजमेर के एक गन शॉप को लॉक किया। वाली गन शॉप नाम की इस दुकान को उस्मान और जुबेर नाम के बाप बेटे चलाते थे। जब एटीएस ने इस दुकान पर छापा मारा तो पता चला कि दोनों के पास फर्जी पहचान पत्र पर बना गन लाइसेंस तो है ही, साथ ही ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स भी मिले जिनसे चौंकाने वाली बातें सामने आई। एटीएस को इस छापे में कई कड़ियां मिली। जब इन्हें जोड़ा गया तो खुलासा हुआ करीब 100 करोड़ रुपए के एक ऐसे स्कैम का जिसे कहा गया इंडियाज बिगेस्ट आर्म्स लाइसेंस स्कैम। जम्मू एंड कश्मीर गन लाइसेंस स्कैम नाम से जाने गए इस स्कैम में 2,78,000 से भी ज्यादा गन लाइसेंस जाली कागजात पर जारी किए गए थे। इसमें काले कारोबारियों के अलावा नाम आया 13 जिला मजिस्ट्रेट सहित कुल 39 आईएएस और पीसीएस अफसरों के। एक ऐसा स्कैम जिसने नौकरशाहों, मीडिएटर्स और गन डीलर्स के बीच के इलीगल नेक्सस का खुलासा किया। ऐसा स्कैम जिसकी तहें खोलने के लिए सीबीआई ने 40 से भी ज्यादा छापे मारे, 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई, 71 गन डीलर्स को रडार पर लिया गया। एक ऐसा स्कैम जिसकी सारी तहें तो सीबीआई ने खोल दी, लेकिन फिर भी इस मामले में आरोपी बनकर आए नौकरशाहों के गुनाह या बेगुनाही का फैसला आज तक नहीं हो पाया। क्या है ये जम्मू एंड कश्मीर गन लाइसेंस स्कैम? इसमें किन किन लोगों पर क्या क्या आरोप लगे? 2012 के इस घोटाले में 2025 तक क्या कुछ सामने आया और क्यों इस मामले में गिरफ्तार आईएएस अफसर को दोबारा से पाक साफ कर बहाल कर दिया गया? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। 2 दिसंबर 2017 को एनडीटीवी में छपी हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट बताती है कि मोहम्मद हुसैन नाम के एक कांस्टेबल ने अपने नाम पर 2 गन लाइसेंस बनवाए थे और दावा किया था कि वो जम्मू में बीएसएफ में तैनात है। इसी तरह एक दूसरे शख्स अयूब ने भी अपने लाइसेंस में फौजी वाली वर्दी की तस्वीर लगाई थी और लिखा था कि वो बीएसएफ में जम्मू कश्मीर में तैनात है। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो सच्चाई कुछ और निकली। दोनों ही व्यक्ति कभी जम्मू गए ही नहीं थे। असल में वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के व्यापारी निकले, कोई फौजी नहीं बल्कि आम नागरिक और कारोबारी। उन्होंने फर्जी पहचान पत्र बनाकर बीएसएफ जवान होने का झूठ बोला ताकि जम्मू कश्मीर से आसानी से गन लाइसेंस मिल सके। इस छापे के बाद एटीएस सेल के अधिकारी विकास कुमार ने कहा था कि ऐसे लोग जिनका सशस्त्र बलों से कोई लेना देना नहीं था, वो खुद को सैनिक बताकर गन लाइसेंस बनवाते थे। एक आम आदमी अपनी फोटो खिंचवाता और फिर उसे किसी असली सैनिक के पहचान पत्र पर एडिटेड फोटो कर चिपका दिया जाता था। आप सवाल कर सकते हैं कि लाइसेंस के लिए सेना की पहचान का ही इस्तेमाल क्यों हुआ? इसका जवाब एक खास प्राथमिकता है जिसे इन काले कारोबारियों ने एक लूपहोल बनाकर इस्तेमाल किया। दरअसल आर्मी और मिलिट्री पर्सनल को किसी भी जिले में जहां वो तैनात होते हैं वहां अपने यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर की सिफारिश पत्र के आधार पर गन लाइसेंस मिल जाती है। उन्हें आम लोगों के जैसे डॉक्यूमेंटेशन और लोकल पुलिस से एड्रेस वेरिफिकेशन और क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक कराने की लंबी फहरिस्त से बाहर रहना होता है। काफी हद तक छूट मिल जाती है। रैकेट के सरगनाओं ने इस लूपहोल का इस्तेमाल खूब उठाया। उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर के फर्जी सिफारिश पत्र तैयार किए और उन्हीं के आधार पर फर्जी आर्मी या फिर बीएसएफ कर्मियों के नाम पर गन लाइसेंस बनवाए। जुलाई 2024 में इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स में पब्लिश हुई दिनेश मल्होत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के बाद छापेमारी और जांच का दायरा मध्य प्रदेश तक पहुंचा। आईबीटी की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान एटीएस और मध्य प्रदेश पुलिस ने 2017 में हुई शुरुआती जांच में पाया कि कम से कम 40,000 हथियारों के लाइसेंस जारी किए गए, जिनमें से ज्यादातर तो जांचकर्ताओं ने फर्जी पाए। साथ ही राजस्थान एटीएस ने दावा किया कि आर्मी पर्सनल के नाम पर राजस्थान में ही करीब
3000 परमिट्स जारी किए गए थे। इसी जांच में उस जगह का भी नाम सामने आया जो इस पूरे स्कैम के केंद्र में था। वो केंद्र है जम्मू कश्मीर, देश का सबसे संवेदनशील यूटी। स्कैम की शुरुआती जांच हुई तब एटीएस अधिकारियों ने दावा किया कि जम्मू क्षेत्र के डोडा, रामबन और उधमपुर जिलों में 1,43,013 गन लाइसेंसों में से 1,32,321 लाइसेंस उन लोगों को दिए गए जिन्होंने राज्य के बाहर रहकर आवेदन किया। पूरे राज्य के लिए यह संख्या 4,29,301 रही, जिनमें से केवल 10% लाइसेंस ही राज्य के निवासियों को दिए गए थे। साल 2017 में एनडीटीवी में छपी हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2016 में जम्मू कश्मीर से 3 लाख गन लाइसेंस जारी किए गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, डोडा, रामबन, उधमपुर जैसे जिलों में हजारों लाइसेंस ऐसे लोगों को दिए गए जो ना तो वहां के निवासी थे और ना ही वहां पर तैनात थे। जम्मू कश्मीर पहुंची जांच ने सरकार के कान खड़े कर दिए थे। राज्य में जांच शुरू हुई तो पता चला कि कुपवाड़ा में जिला अधिकारियों ने कोई फाइल या रजिस्टर ही नहीं मेंटेन की जो बता सके कि लाइसेंस कब और किसे दिए गए। तब राजस्थान के पुलिस महानिदेशक ओपी गल्होत्रा ने भी गन लाइसेंसिंग रैकेट में सीबीआई जांच की सिफारिश की और कहा कि मामले को बिना किसी और देरी के सीबीआई को सौंप देना चाहिए। ये उन दिनों की बात है जब जम्मू कश्मीर के हालात आज से भी बदतर थे। ऑन ग्राउंड वर्कर्स बेहद एक्टिव थे। हाइब्रिड मिलिटेंट जैसे नए चैलेंजेस घाटी में जन्म ले रहे थे। घाटी में अचानक से सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे थे और हमला करने वाले अपने मंसूबों को अंजाम देकर भीड़ में आम लोगों की तरह शामिल हो जाते थे। ऐसे में इस तरह की फर्जी लाइसेंस की बात का सामने आना सुरक्षा बलों के लिए एक चिंताजनक खबर थी। नतीजन इस पर तुरंत कार्रवाई शुरू हुई। इसी साल जम्मू कश्मीर में बड़ा सियासी फेरबदल भी हुआ। राज्य में पीडीपी और बीजेपी के गठबंधन की सरकार थी, लेकिन जून 2018 में बीजेपी ने अपना समर्थन वापस लिया तो सरकार गिर गई। इसके तुरंत बाद राज्य में गवर्नर का शासन लागू हुआ। उन दिनों जम्मू कश्मीर के गवर्नर एन वोहरा थे। उन्होंने इसी दौरान जम्मू कश्मीर गन लाइसेंस स्कैम की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश भी दिया, लेकिन इसके 2 महीने बाद ही उन्हें इस पद से हटाकर सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया गया। संविधान के मुताबिक राज्य में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक ही गवर्नर का शासन हो सकता था। इसलिए 6 महीने पूरे होते ही 19 दिसंबर को तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक की सिफारिश पर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति शासन लागू किया। इसके बाद इस स्कैम की जांच की रफ्तार तेज हुई। बहरहाल 17 मई 2018 को जम्मू कश्मीर के विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की, जिसे गवर्नर एन वोहरा की सिफारिश पर अक्टूबर 2018 में सीबीआई को सौंप दिया गया। अगस्त 2019 में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी और यह राज्य केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ तो केंद्रीय एजेंसियों को सीधे कार्यवाही का अधिकार मिला। इसके बाद इन गन लाइसेंस स्कैम में सीबीआई ने ताबड़तोड़ एक्शंस लिए। महीनों तक इस स्कैम के हर पहलुओं को देखने और कड़ियों को जोड़ने के बाद 2019 से लेकर 2024 तक सीबीआई ने लगातार छापे मारे और इसकी शुरुआत हुई जम्मू कश्मीर से। 30 दिसंबर 2019 को टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई एम सलीम पंडित और संजय खजूरिया की रिपोर्ट बताती है कि सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के 17 ठिकानों के साथ ही गुरुग्राम, नोएडा और मोहाली में भी छापेमारी की। साथ ही उस समय के कुपवाड़ा, बारामूला, उधमपुर, किश्तवाड़, शोपियां, राजौरी, डोडा और पुलवामा के जिलाधिकारियों और जिला मजिस्ट्रेटों के दफ्तरों और घरों पर भी छापे हुए। ये छापेमारी अक्टूबर 2018 में दर्ज किए गए केस के आधार पर थी, जिसमें 2 सेवारत आईएएस अफसरों के साथ ही 6 सेवानिवृत्त जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों पर इस स्कैम में शामिल होने का आरोप था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि इन 8 अधिकारियों ने अपने कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में जिला मजिस्ट्रेट के तौर पर 2012 से 2016 के बीच सेवाएं दी और इसी दौरान उन्होंने 2 लाख अवैध आर्म्स लाइसेंस गैर निवासियों को जारी किए। जिन 2 आईएएस अफसरों का नाम इस स्कैम में शुरुआत में आया वो हैं 2007 बैच की यशा मुदगल और 2010 बैच के राजीव रंजन। यशा मुदगल ने 2015 से 2016 के बीच उधमपुर और बारामूला जिलों में जिला मजिस्ट्रेट के पद की जिम्मेदारी निभाई। जून 2016 में उन्हें अतिरिक्त रेजिडेंट कमिश्नर के तौर पर नई दिल्ली भेज दिया गया। वहीं कुमार राजीव रंजन 2013 से 2015 तक कुपवाड़ा के जिला मजिस्ट्रेट के पद पर रहे।
इन दोनों के अलावा आगे चलकर इसमें इत्रित हुसैन रफीकी का भी नाम सामने आया, जिन्होंने 2015 से 2016 तक कुपवाड़ा के जिला मजिस्ट्रेट का पदभार संभाला। आरोप के मुताबिक इन दोनों ही अफसरों के सर्विस पीरियड में 2012 से लेकर 2016 तक जम्मू कश्मीर से 2 लाख से भी ज्यादा गन लाइसेंस गैर निवासियों को जारी किए गए। दावा किया गया कि इनमें से अधिकांश लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करते हुए जारी किए गए थे और कुछ मामलों में अधिकारियों ने मॉनेटरी बेनिफिट के चलते इन्हें जारी किया। मॉनेटरी बेनिफिट माने पैसे दो और लाइसेंस लो। इस छापेमारी के कुछ महीनों बाद ही सीबीआई ने कुपवाड़ा के 2 पूर्व जिला मजिस्ट्रेट आईएएस अधिकारी राजीव रंजन और इत्रित हुसैन रफीकी को गिरफ्तार किया। उन्हें 10 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजा गया। इसके बाद आईएएस राजीव रंजन को सेवा से निलंबित भी किया गया। मूलतः बिहार से ताल्लुक रखने वाले राजीव 2010 बैच के आईएएस अफसर हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद इन्होंने यूपीएससी क्रैक किया। जिस वक्त सीबीआई ने इन पर आरोप लगाए और गिरफ्तार किया, उस वक्त राजीव मेट्रोपॉलिटन रेगुलेटरी अथॉरिटी जम्मू के एडिशनल सीईओ और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन के एडिशनल चार्ज पर थे। नियम के मुताबिक सिविल सेवक को अगर 48 घंटों से ज्यादा देर की हिरासत या गिरफ्तारी होती है तो उसे उसके पद से निलंबित मान लिया जाता है। राजीव के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी गिरफ्तारी के बाद राज्यपाल की सहमति से राजीव को सेवा से निलंबित कर दिया गया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। 2019 के बाद 2021 में एक बार फिर से सीबीआई ने इस मामले में बड़ी छापेमारी की। जुलाई 2021 में सीबीआई ने जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक करीब 40 ठिकानों पर छापेमारी की। इस बार ठिकाना आईएएस और कश्मीर के पीसीएस अफसरों का तो था ही, साथ में करीब 20 गन हाउसेस पर भी सीबीआई ने छापे मारे। 25 जुलाई 2021 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एम सलीम पंडित की रिपोर्ट बताती है कि सीबीआई ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर के 22 जिलों में 2,78,000 से भी ज्यादा हथियार लाइसेंस नॉन एंटाइटल्ड लोगों को जारी किए गए। सीबीआई को इन लोगों के पास से लाइसेंस से संबंधित दस्तावेज भी मिले। एजेंसी की तरफ से आए बयान में कहा गया कि जांच और दस्तावेजों की समीक्षा के दौरान कुछ गन डीलरों की भूमिका सामने आई, जिन्होंने संबंधित जिले के तत्कालीन डीएम राजीव रंजन और एडीएम जैसे सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके अवैध हथियार लाइसेंस अयोग्य व्यक्तियों को जारी किए। तमाम छापेमारी और सुनवाइयों के बाद 20 मार्च 2024 को सीबीआई ने श्रीनगर के स्पेशल कोर्ट में इस मामले में 2 चार्जशीट दाखिल की। पहली चार्जशीट में 10 आरोपी शामिल थे, जिनमें तत्कालीन जिलाधिकारी कुपवाड़ा, 4 गन हाउस डीलर और 1 बिचौलिया शामिल थे। वहीं दूसरी चार्जशीट में तत्कालीन एडीएम कुपवाड़ा, 1 गन हाउस डीलर और 3 अन्य बिचौलियों को आरोपी बनाया गया। सीबीआई ने सभी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और आर्म्स एक्ट की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जांच में खुलासा हुआ कि उस समय के जिलाधिकारी और लाइसेंसिंग अधिकारी की गन हाउस डीलरों और बिचौलियों से मिलीभगत थी। इन लोगों ने देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात रक्षा कर्मियों को यह कहकर फुसलाया कि उनके नाम पर आसानी से हथियार लाइसेंस बनवा देंगे। कई लाइसेंस ऐसे लोगों को जारी किए गए जो जम्मू कश्मीर के निवासी ही नहीं थे और जिले में तैनात भी नहीं। पुलिस वेरिफिकेशन तक नहीं किया गया इन लोगों का। हर लाइसेंस के लिए अवैध रकम ली गई, जो गन हाउस डीलरों और बिचौलियों के जरिए अधिकारियों तक पहुंचती थी। अक्टूबर 2024 को इंडियन एक्सप्रेस में छपी अरुण शर्मा की रिपोर्ट बताती है कि स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल तो कर दी गई, लेकिन अफसरों पर कार्यवाही करने के लिए एजेंसी को अभियोजन की स्वीकृति समय से नहीं मिली। अभियोजन स्वीकृति का मतलब हुआ कि सरकार की वो अनुमति जिसके बिना किसी सरकारी अधिकारी, मसलन आईएएस, आईपीएस या किसी दूसरे सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी कोर्ट में केस नहीं चला सकती। अगर कोई सरकारी अधिकारी, फर्ज कीजिए आईएएस अधिकारी पर रिश्वत या भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो सीबीआई या कोई दूसरी जांच एजेंसी जांच तो कर सकती है, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर सकती है, लेकिन उसे कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने से पहले और उस अफसर के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले एजेंसी को सरकार से अभियोजन की अनुमति लेनी होती है। ऐसे में सरकार को यह तय करना होता है कि क्या इस अधिकारी के खिलाफ जो सबूत हैं वो इतने पक्के हैं कि उसे अदालत में अभियुक्त बनाया जा सके। अगर सरकार हां कह दे तो सीबीआई चार्जशीट दायर कर केस चला सकती है, और अगर सरकार ना कह दे या बहुत देर लगा दे इस स्वीकृति को देने में तो केस अटक जाता है और अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाती। अब ये अनुमति देता कौन है?
अगर अधिकारी राज्य सरकार के अधीन है, माने पीसीएस अफसर है, तो राज्य सरकार का जीएडी माने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या विजिलेंस डिपार्टमेंट की अनुमति देता है। वहीं अगर अधिकारी आईएएस आईपीएस माने ऑल इंडिया सर्विसेज का है, तो भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी या केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से यह स्वीकृति दी जाती है। राजीव रंजन के साथ भी ऐसा ही हुआ। ऐसी स्थिति में नियम कहता है कि अगर 6 महीने तक अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिलती तो मामला रिव्यू कमेटी को भेज दिया जाता है। हुआ भी ऐसा ही। करीब 6 महीने के सस्पेंशन के बाद भी जब राजीव के खिलाफ अभियोजन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, तो जम्मू कश्मीर सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के रिव्यू कमेटी ने राजीव के केस की समीक्षा की। इस रिव्यू कमेटी ने सरकार को सलाह दी कि राजीव रंजन का निलंबन अब खत्म किया जा सकता है। हुआ भी ऐसा ही। कमेटी की सिफारिश पर फरवरी 2021 में सरकार ने कुमार राजीव रंजन के निलंबन को वापस लिया और उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा में बहाल कर दिया। इसी बहाली के साथ ही उन्हें जम्मू कश्मीर सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एडिशनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया, लेकिन इससे राजीव का केस पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ। इंडियन एक्सप्रेस में छपी अरुण शर्मा की रिपोर्ट बताती है कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद जब सीबीआई को अभियोजन की अनुमति नहीं मिली, तो मोहम्मद शफी ने अपने एक दूसरे साथी के साथ मिलकर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की। उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बहुत देरी कर रहा है और सीबीआई द्वारा दोषी पाए गए आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। कोर्ट ने इस पर ध्यान दिया और सीबीआई से रिपोर्ट मांगी। इसे भारत के उप सॉलिसिटर जनरल विशाल शर्मा ने कोर्ट में पेश किया था। इस तरह से अक्टूबर 2024 में सीबीआई ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल की। इसमें एजेंसी ने बताया कि वो अब भी इस स्कैम में शामिल 16 पूर्व जिलाधिकारियों, जिनमें 13 आईएएस और 3 केएएस यानी कश्मीर के पीसीएस अफसर हैं, वो शामिल हैं, उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति का इंतजार कर रही है। सीबीआई ने अदालत में दायर अपनी स्टेटस रिपोर्ट में बताया कि उसने इन घोटालों से जुड़ी अपनी दोनों एफआईआर की जांच पूरी कर ली है। जांच में 39 आईएएस और केएएस अधिकारियों और 71 गन हाउस डीलरों की आपराधिक भूमिका भी स्थापित हुई। इन पर कार्यवाही के लिए एजेंसी ने 13 चार्जशीटें अदालत में दाखिल की और 15 रिपोर्टें अभियोजन स्वीकृति के लिए भेजी। इसी रिपोर्ट में सीबीआई ने इस स्कैम की मॉडस ऑपरेंडी भी बताई। एजेंसी ने कहा कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी माने डीएम, गन हाउस डीलर और बिचौलियों ने आपसी साजिश यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर अयोग्य लोगों के नाम अवैध रूप से बंदूक लाइसेंस जारी किए और बदले में पैसे लिए गए। इस स्टेटस रिपोर्ट के बाद 25 नवंबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने इस मामले में चिंता जताई कि कुछ आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी चुन चुन कर दी जा रही है। कोर्ट ने केंद्र और यूटी सरकार को 1 महीने का समय दिया कि वो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें और बताएं कि किस तरह मुकदमा चलाने की मंजूरी दी जा रही है। कोर्ट ने इस बात पर भी चेता दिया कि अगर समय पर कार्यवाही नहीं हुई तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस घटना के 2 दिन बाद ही 28 नवंबर 2024 को खबर आई कि केंद्र सरकार ने कुमार राजीव रंजन के खिलाफ सीबीआई को मुकदमा चलाने की अभियोजन स्वीकृति दे दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक राजीव रंजन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2006 की धारा 5 सबसेक्शन 2 और 6 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में हमें इस मामले पर राजीव रंजन का पक्ष भी जानने को मिला, जो इस मामले पर बस इतना कहते हैं कि मामला कोर्ट में है। बहरहाल राजीव रंजन पर अभियोजन की अनुमति तो सीबीआई को मिल गई, लेकिन इस सफ में अभी भी दर्जन भर नौकरशाह खड़े हैं। इसी बीच मार्च 2025 में यह खबर भी आई कि केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी MHA ने जम्मू कश्मीर में गन लाइसेंस घोटाले में कथित रूप से शामिल 3 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का प्रस्ताव वापस भेज दिया है। कारण बताया कि दस्तावेज अधूरे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में 12 मार्च को छपी संजय खजूरिया की रिपोर्ट बताती है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव से कहा कि यशा मुदगल, शाहिद इकबाल चौधरी और नीरज कुमार, इन तीनों आईएएस अफसरों के खिलाफ प्रस्ताव सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ दोबारा से भेजे जाएं। इसमें एफआईआर की कॉपियां, गवाहों के बयान, जांच रिपोर्ट, रिकवरी मेमो और कानूनी विभाग की राय शामिल होनी चाहिए।
14 अक्टूबर 2025 को इंडियन एक्सप्रेस में छपी अरुण शर्मा की रिपोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक और बयान देखने को मिलता है। यह बयान जवाब था कोर्ट के आदेश का। दरअसल 8 अगस्त को उच्च न्यायालय ने एमएचए को 6 हफ्ते का समय दिया था कि वो सीबीआई की मांग पर 8 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के निर्णय पर विशेष हलफनामा माने स्टेटस रिपोर्ट पेश करें। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपना जवाब पेश किया और पत्र लिखकर सीबीआई से इस मामले में कुछ सवाल पूछे। सवाल कि क्या सीबीआई के पास ठोस सबूत है जो 8 आईएएस अधिकारियों को हथियार डीलरों से जोड़ते हैं? क्या इस मामले में पैसे का कोई सबूत यानी कि मनी ट्रेल है? क्या जिलाधिकारी को हथियारों की बिक्री से कोई हिस्सा मिला था? क्या किसी हथियार डीलर या गन हाउस का पैसा इन अधिकारियों से जुड़ा है? अधिकारियों की जिला में पोस्टिंग कितने समय तक थी और जांच सिर्फ 2012 से 2016 तक क्यों सीमित है, जबकि कुछ अधिकारियों ने इससे पहले भी पोस्टिंग की थी? अब तक की अपडेट के मुताबिक कोर्ट, एजेंसी और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच सवालों और जवाबों का दौर चल रहा है। अब तक ये तय नहीं हुआ है कि इन आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा या नहीं। मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और सीबीआई से और जानकारी मिलने के बाद अगले हाई कोर्ट की सुनवाई में इस पर फैसला लिया जा सकता है। खैर, आप इस पूरे केस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस मामले में जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।